Sambhashini Gore from Chandala Homeopathic Medical College, and today we are going to discuss lecture 11 of RJT Kent, that is aphorism 16. First, healthy state; second, how made sick; third, how cured, only dearranged, and cured in dynamic planes. So here is the concept. First, vital force as spirit like dynamism. So I have already discussed in my previous video what is vital force and how it works, and what is work of vital force in our body to maintain life. So here we go. Our vital force as a spirit like dynamism. Vital force refers to the inherent life energy that maintains health. Example, think of this as the body's innate ability to heal itself, a concept taken to the life force in many holistic health philosophies. Hahnemann describes the vital force as a dynamic, invisible, spirit-like force that cannot be directly attacked by external factors like injury or external force. Instead, these influences affect the vital force इन अ डायनेमिक वे. तो देखो, जब भी वाइटल फोर्स में कोई भी डिअरेंजमेंट होता है तो वो कैसा होता है, एक्सटर्नली कभी नहीं हो सकता, वो हमेशा कैसा होगा, इंटरनली होगा. हमारी डायनेमिक फोर्स है, जो हमारी वाइटल फोर्स है, वो क्या है, लाइफ फोर्स है. हमारे जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, हमारे हीलिंग के लिए, और जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं बॉडी में, फंक्शन, सेंसेशन, सब कुछ हमारा कौन करा रहा है, हमारी वाइटल फोर्स करा रही है. तो ये इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये बॉडी की इन्नेट एबिलिटी है, मतलब जन्मजात ये उसकी खूबी है या एक उसकी खासियत है किसकी, ये अपने शरीर की, कि वो अपने आप को हील कर सकती है. तो वो किसकी वजह से, हमारी वाइटल फोर्स की वजह से है. तो इसको हम कैसे देखते हैं, होलिस्टिक हेल्थ फिलोसफीज जो है, हम इस बेसिस पे उसको देखेंगे. ठीक है. Second, spirit-like interactions disturb the harmonious play of the life otherwise than in a spirit-like dynamic way. Health disturbance manifests through dynamic interactions, not just material ones. Example, stress, a non-material force, can lead to physical symptoms like headache or digestive issues. तो देखो, बहुत लोग होते हैं, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जब भी हमारे स्पिरिट लाइक जो वाइटल फोर्स है उसमें कोई भी डिअरेंजमेंट होता है, और क्या होती है, हार्मोनी, मतलब जो एक लय के साथ जो भी फंक्शन सेंसेशन चल रहा है बॉडी में, उसमें थोड़ा भी डिस्टर्बेंस आता है, तो क्या है, वो कैसे होता है, वो डायनेमिक होता है. कभी भी जो इंटरेक्शन है स्पिरिट का और जो भी इन्फ्लुएंस का, वो कैसा होता है, डायनेमिक होता है. ठीक है, मटेरियलिस्टिक नहीं हो सकता वो. जैसे कि एग्जाम्पल है स्ट्रेस, हमारे जो भी इमोशनल स्ट्रेस हो गए, गुस्सा हो गया या रोना हो गया, ग्रीफ हो गई, ये सारे क्या इमोशन है, ये सब क्या है, डायनेमिक है, जिसे हम देख नहीं सकते बट हम फील कर सकते. ठीक है, तो ये सब क्या है, ये डायनेमिक है. वैसे ही हमारी वाइटल फोर्स भी कैसे डायनेमिकली हमारी बॉडी में प्रेजेंट है. ठीक है, तो इसी तरह से जैसे स्ट्रेस है, मान लो एक नॉन मटेरियल फोर्स है. ठीक है, उसकी वजह से क्या है, फिजिकल सिम्टम आते हैं. अब कोई मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लिया किसी ने, उसको सर दर्द देने लगा, या बहुत ज़्यादा रो लिया तो उसको सर दर्द देने लगा. तो कोई भी अगर इमोशनल स्ट्रेस है या कोई भी सोशल स्ट्रेस है, उसकी वजह से क्या होगा, उसको कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है. मान लो किसी को स्टेज फियर है, तो उसके फियर की वजह से उसको क्या होगा, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होगी. हो सकता है कि उसको स्टेज फियर होने की वजह से क्या है, स्टेज पे जाने से पहले या पब्लिक इंटरेक्शन में जाने से पहले उसको लूज मोशन हो जाए, उसका पेट खराब हो जाए. तो ये सब क्या है, फियर की वजह से भी होता है. जनरली देखना, जिनको एंजाइटी होती है या जिनको डिप्रेशन होता है, उनका जो डाइजेस्टिव जो भी सिस्टम है वो पूरा हिला हुआ रहता है. ठीक है, वो या तो कॉन्स्टिपेटेड होंगी, या तो लूज मोशन होगा, या अल्टरनेटिव डायरिया मिलेगा, या मॉर्निंग डायरिया, मतलब कोई भी उनमें ऐसे सारे सिम्टम देखने को मिल जाते हैं. ठीक है, उनका पूरा डाइजेस्टिव हिला हुआ रहता है. ठीक है. नेक्स्ट, मॉर्बिड डिअरेंजमेंट्स, डिजीज एंड डायनेमिक ट्रीटमेंट. Morbid derangements disease cannot be removed. Healing must occur through similar dynamic interactions. Example, homeopathic remedies operate on the principle that like cure likes, where a substance causing a symptom can also alleviate it when used in a highly diluted form. Disease cannot be cured by physical or material means only, या alone. ठीक है, they must be treated dynamically through the remedies that act upon the vital force which is the root of all health and disease. तो देखो, हमें कैसे करना है ट्रीटमेंट, डायनेमिक ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि हमारी कोई भी डिजीज़ किसकी वजह से फॉर्म हो रही है, हमारे जो वाइटल फोर्स में डायनेमिक डीअरेंजमेंट हुआ है, जो मॉर्बिफिक एजेंट है या जो मॉर्बिड सब्सटेंस है, उसकी वजह से क्या हो रही है, हमारी डिजीज़ हो रही है, और वो भी कैसा है, डायनेमिक है. तो उस डायनेमिक इन्फ्लुएंस को हटाने के लिए हमें जो रेमेडीज़ देनी पड़ेगी, वो भी कैसी होनी चाहिए, हमारी डायनेमिक. तो डायनेमिक कब होती है, जब हम उसे डाइल्यूट फॉर्म में देते हैं. ठीक है, तो जैसी डिजीज़ है हम उसे वैसे ही क्योर करेंगे, मतलब लाइक क्योर्स लाइक का मतलब ये होता है कि जैसे सिम्टम वो दे रही है, हम उसी सिम्टम को जो हमारी रेमेडी में प्रूव है उसे देते हुए हम उस पेशेंट को ट्रीट करेंगे. Vital force and sentient nerve faculty. The serviceable medicine acting upon our spirit-like vital force. Medicine need to act on the vital force through the nerves. Example: certain homeopathic treatments aims to stimulate the body's own healing processes
through minimal doses that resonate the specific state of disease। तो देखो क्या होता है, हमारी जो वाइटल फोर्स है वो कैसे वर्क कर, मतलब जो वाइटल फोर्स में हम जो रेमेडी दे रहे हैं उसको ठीक करने के लिए वो कैसे होगी, वहाँ तक कैसे पहुँचेगी, हमारी नर्व्स के थ्रू। क्योंकि देखो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, जो हमारी वाइटल फोर्स है वो बॉडी के हर पार्ट में, हर एक मतलब ऑर्गन, टिश्यू, सेल, नर्व सब में प्रेजेंट है। तो हम उससे कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, हमारी डायनेमिक डोज के थ्रू, और कैसे वो उस तक पहुंचेगी, हमारी नर्व्स के थ्रू। तो देखो जब हम जब भी मेडिसिन एडमिनिस्टर करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो नर्व एंडिंग्स वाली एरिया हम उस पर एडमिनिस्टर करें, ठीक है। तो जब आपने फार्मेसी फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा तो मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो देखो हम नेल बेड्स में भी लगाते हैं मेडिसिन, हम सुपरफिशियल स्किन पे भी अप्लाई करते हैं, हमारे मदर टिंचर्स और तो इस तरह से हम क्या है जो है रेमेडीज़ अप्लाई करते हैं या उसको एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट में, जिससे कि जहाँ पे ज़्यादा नर्व एंडिंग हो उसके थ्रू उस तक पहुँच पाए, किस तक, हमारी वाइटल फोर्स तक, और उसे जल्दी रिलीफ दिला सके। The vital force operates through the sentient faculty of the nerves which are present throughout the body. This is how medicine influence health through the dynamic action on the nervous system। तो देखो हमारी वाइटल फोर्स है वो क्या, मतलब जो भी फंक्शन सेंसेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी जो है नर्व्स प्रेजेंट है। नर्व्स क्या करा रही है, हमारा हाथ का मोशन करा रही है, हमारे पैर का मोशन करा रही है। तो जितने भी मूवमेंट्स हो रहे हैं या जो भी हम सेंस कर पा रहे हैं, हमारी थिंकिंग एबिलिटी, सब कुछ हमारे नर्वस सिस्टम से ही ऑपरेट हो रहा है, हमारे ब्रेन से, जो कि हमारे मोटर नर्व्स और जो हमारे रिसेप्टर, सबकी वजह कौन है, हमारी वाइटल फोर्स है। अगर सब कुछ सही चल रहा है हमारी बॉडी में तो उसकी वजह है हमारी वाइटल फोर्स। तो उस तक पहुंचने के लिए हमें नर्व एंडिंग का सहारा लेना पड़ेगा, जिससे वो हम जो हमारी डायनेमिक डोजेज हैं हम उस तक पहुंचा सकें। नेक्स्ट, डायनेमिक एक्शन ऑफ रेमेडीज रिस्टोर्स हेल्थ। तो देखो हमारी जो डायनेमिक रेमेडी है वो ही हमारी क्या है, अपने हेल्थ को रिस्टोर कर सकती है वापस। मतलब जो डायनेमिक इफेक्शन हुआ है उसे हम रिमूव करेंगे डायनेमिक डोज देकर, और वो डायनेमिक डोज क्या करेगी, उस डायनेमिक इफेक्शन को हटा के हमारी वाइटल फोर्स को वापस से रीअरेंज करेगी और हार्मोनी वापस ले आएगी। Health is restored through the dynamic action of remedies which act on a vital force to reestablish harmony after symptoms of disease are observed by the physician। तो देखो जब हमें कोई भी सिम्टम देखने को मिलते हैं तब हम क्या समझ जाते हैं कि उसके वाइटल फोर्स में कोई ना कोई डीअरेंजमेंट है, ठीक है। वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है किसके, सिम्टम के फॉर्म में। तो जो सिम्टम है उसको हम फिजिशियन देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और उसको वापस से रीस्टैब्लिश करेंगे उसकी हेल्थ को। कैसे, हम उसे प्रॉपर डोजेस देकर डायनेमिक, ठीक है। द थ्री स्टेट्स हेल्थ, डिजीज एंड क्योर। तो देखो अब हम डिस्कस करने वाले हैं तीनों स्टेट, हेल्थ, डिजीज और क्योर। तो कैसे है, थ्री स्टेट्स डिस्कस्ड, इट ट्रीट्स ऑफ थ्री स्टेट्स। मतलब हम किसे ट्रीट करेंगे, हमारी जो हेल्थ की कंडीशन में जो हमारी वाइटल फोर्स रहती है हमें वापस ही उसी तरीके से क्या है, उसे उसी वे में रीस्टैब्लिश करना है, रिस्टोर करना है। अपनी जो पेशेंट की वाइटल फोर्स है उसमें जो भी डीअरेंजमेंट हुआ है उसे सही करके उसे वापस से पहले की हेल्दी स्टेट में ले जाना है, ठीक है। The comparison of health disorder and potential for recovery is crucial in understanding disease dynamics। तो देखो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्या समझना कि हमें हेल्थ में डिसऑर्डर और डिजीज़ या जो भी हमारी क्रूशियल है क्या है, सबसे पहले हमें हेल्थ समझनी होगी। जब हम हेल्दी कंडीशन जानेंगे तभी हम उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे डिजीज़ कंडीशन से, और उसकी फुल्ली रिकवरी हम पेशेंट को दे पाएंगे। और इसे हमें किस बेसिस पे समझना है, डायनेमिक बेसिस पे, कि हमारी जो डिजीज़ हो रही है वो जो है डायनेमिक इन्फ्लुएंस की वजह से हो रही है। जो मॉर्बिड सब्सटेंस है, जो मॉर्बिड एजेंट है, जो भी इन्फ्लुएंसेस है उसकी वजह से ही हमें डिजीज़ हो रही है, जो कि कैसा है, डायनेमिक इन नेचर है। एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ रेजिलियंस, इफ वी कुड फाइंड अ मैन इन अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हेल्थ, अ परफेक्टली हेल्दी इंडिविजुअल कैन विथस्टैंड एक्सटर्नल शॉक्स विदाउट falling into illness। Example, athletes may encounter physical strain but remain healthy due to their fitness level। तो देखो कैसे हम समझते हैं इस चीज़ को। अगर मान लो कोई एक हेल्दी पर्सन है, अगर वो क्या हो रहा है, किसी भी बीमारी में, मतलब थोड़ी भी बीमारी हो रही है उसको, थोड़ा भी सर्दी जुकाम खांसी बुखार हो रहा है, बहुत से लोग को देखना कि थोड़ी भी सर्दी खांसी होती है ना, वो अपने आप उनकी ठीक हो जाती है, उन्हें दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि उनकी जो वाइटल फोर्स है वो कैसी है, हेल्दी है, उनमें कोई डीअरेंजमेंट नहीं है। तो वो क्या है, वो इंटरनली जो इफेक्ट है वो नहीं होगा, वो कैसा है, एक्सटर्नली ही है, ठीक है। तो वो क्या है कि वो बॉडी को अपने आप इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी और बॉडी को हील कर लेगी उस चीज़ से। मतलब वो सर्दी खांसी अपने आप ठीक हो जाएगी, वो सारे सिम्टम गायब हो जाएंगे बिना किसी दवा के भी, ठीक। तो वैसे ही यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है एथलीट्स का। एथलीट को बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेन होता है, कभी कभी इंजरी हो जाती है, चोट लगती है, या फिजिकली बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, तो वो कैसे अपने आप ठीक हो जाती है, उन्हें किसी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये क्या है, क्योंकि वो फिट है, क्योंकि उनकी वाइटल फोर्स फिट है, हेल्दी है, इसलिए क्या है, वो अपने आप का जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है उसको अपने आप जो है वो ठीक कर लेती है। स्टेट ऑफ हेल्थ, अ परफेक्टली हेल्दी पर्सन कैन विथस्टैंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस विदाउट
डेवलपिंग अ लास्टिंग डिसऑर्डर। तो देखो जो हेल्दी इंडिविजुअल होगा उसको क्या होगा कि कोई भी जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा देर नहीं टिकेगा उसके शरीर में, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर देगी कौन, हमारी वाइटल फोर्स। स्टेट ऑफ डिजीज, इलनेस अराइजेज व्हेन अ पर्सन इज अफेक्टेड बाय इमटेरियल इनविजिबल फोर्स दैट डिस्टर्ब्स द वाइटल फोर्स। तो देखो हमारी जो डिजीज़ है वो कब बनती है, कब शुरुआत होती है, क्योंकि वो एक इमटेरियल इनविजिबल फोर्स की वजह से होती है जो कि हमारी वाइटल फोर्स के अंदर मतलब वाइटल फोर्स को डिस्टर्ब करती है, ठीक है, उसकी जो हार्मोनी है, उसकी जो एक लय है उसको बिगाड़ने का काम करती है कौन, वो जो इमटेरियल इनविजिबल फोर्स है, ठीक है, और उसी तरह से डिजीज़ कॉज होती है। तो डिजीज़ कभी भी एक्सटर्नली नहीं होती। तो देखो एक वायरल है, एक वायरल इन्फेक्शन है, मान लो किसी को, उसका जो राइनो वायरस है मान लो, ठीक है, राइनो वायरस एंटर किया बॉडी में, तो क्या उसका वायरस का आउटर कवर उसको इन्फेक्ट कर रहा है, नहीं, उसका जो अंदर का आरएनए है, जो भी मटेरियल है जो कि हम देख नहीं सकते आंखों से, ठीक है, हम सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं, तो वो जो उसका इमटेरियल जो डायनेमिक इन्फ्लुएंस था उसने हमारी वाइटल फोर्स को रीअरेंज किया, ना कि उस वायरस ने। तो इसी तरह से क्या है कि डिजीज़ कभी भी होती है तो वो कैसी होती है, इमटेरियल इनविजिबल फोर्स की वजह से होती है और जो कि हमारी वाइटल फोर्स को डिस्टर्ब करती है। स्टेट ऑफ क्योर, द डिसऑर्डर स्टेट कैन ओनली बी करेक्टेड बाय रेमेडीज दैट करस्पॉन्ड डायनेमिकली विद द वाइटल फोर्स। तो देखो हम उसे क्योर कैसे कर सकते हैं किसी भी पेशेंट को, तो किसी भी पेशेंट को हम क्योर सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से कर सकते हैं जब हम उसे डायनेमिक डोज देंगे और उसका जो डायनेमिक रीअरेंजमेंट हुआ है, जो भी इन्फ्लुएंसेस है उसे रिमूव करके ही हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं वापस हेल्दी कंडीशन में। एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल इफेक्ट्स ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। तो देखो कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आता है तो उसका इंटरनल और एक्सटर्नल क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, कि नॉट बी अटैक्ट इन्फेक्टेड बाय इंजूरियस इन्फ्लुएंसेस। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, हमारी वाइटल फोर्स की। कोई भी जो बाहर से जो इफेक्ट हो रहा है वो कभी भी हमारे इंटरनल वाइटल फोर्स को नहीं टच कर सकता, ठीक है, वो उसके साथ कभी भी मतलब उससे कभी भी इफेक्ट नहीं कर सकता। वो कैसा होगा, हमेशा डायनेमिक और इमटेरियल जो फोर्स होगा वही क्या करेगा, हमारी वाइटल फोर्स को डीअरेंज कर सकता है, ठीक है। हेल्दी ऑर्गेनिजम्स आर रेजिलेंट एंड कैन रेजिस्ट एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। देखो अब जो मैंने आपको एक एथलीट का एग्जांपल दिया था, एक हेल्दी इंडिविजुअल का, वो क्या है, वो किसी भी बाहरी जो इन्फ्लुएंस है उसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा, ऑटोमेटिकली उसके खिलाफ उसकी रेजिस्टेंस रहेगी और उसे वो कोई इफेक्ट नहीं करेगा। एग्जाम्पल, अ हेल्दी पर्सन एक्सपोज टू a healthy person exposed to environmental toxins may not develop illness immediately due to the robust immune system। तो देखो उनका इम्यून सिस्टम इतना मजबूत होता है कि कोई भी एक्सटर्नल टॉक्सिन से वो कांटेक्ट में आने से बहुत जल्दी बीमार नहीं पड़ते, ठीक है। एक्सटर्नल शॉक्स, इंजरीज एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कैन ओनली टेम्परली डिस्टर्ब द बॉडीज वाइटल फोर्स। तो देखो ये क्या है, सिर्फ बॉडी के जो है वाइटल फोर्स को डिस्टर्ब कर सकती है, वो कोई डिजीज़ कॉज नहीं करेगी, ठीक है, वो थोड़े टाइम के लिए इफेक्ट कर सकती है, बट क्या है, परमानेंट जो डिजीज़ है वो नहीं कॉज कर सकती है। वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है। दे डू नॉट कॉज लास्टिंग डिजीज अनलेस दे अफेक्ट द इंटरनल इमटेरियल एस्पेक्ट ऑफ द वाइटल फोर्स। और वो कब तक डिजीज नहीं कॉज कर सकती, जब तक वो हमारी जो इमटेरियल वाइटल फोर्स है जो इनविजिबल है उस तक ना इफेक्ट पहुंचाए, ठीक है। मटेरियल वर्सेस इमटेरियल इन्फ्लुएंसेस। तो देखो मटेरियल और इमटेरियल इन्फ्लुएंसेस क्या होते हैं, इट इज़ ओनली बाय द एक्शन ऑफ इमटेरियल सब्सटेंस। तो देखो डिजीज हमेशा क्यों होती है, जो हमारा इमटेरियल सब्सटेंस है उसकी एक्शन की वजह से, ठीक है। ओनली नॉन फिजिकल सब्सटेंस कैन इंटिसिएट real disease states within the body. Example, emotional trauma can lead to chronic conditions like fibromyalgia, even in the absence of identifiable फिजियोलॉजिकल कॉजेज। तो देखो जो फाइब्रोमाइल्जिया है वो कभी कभी क्या होता है, इमोशनल ट्रॉमा की वजह से भी हो जाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो क्या है, एनी हाउ हमारे फिजियोलॉजिकली जो भी हमारी मसल्स है, जो भी हमारे फाइब्रिस सेल है, उनको ये क्या पहुंचा रही है, डैमेज कर रही है, जो हमारी इमोशनल स्ट्रेस है, जो ट्रॉमा है, और उसकी वजह से ये हो जाता है। Hahnemann's doctrine affirms that nothing except in the form of simple substance can so implant itself। मतलब देखो disease can not manifest unless it interacts dynamically with the body's vital force। तो देखो इनमें हमारे हैनीमैन सर ने क्या कहा है कि कोई भी डिजीज़ है वो जब तक हमारी वाइटल फोर्स से इंटरेक्ट नहीं करती वो क्या है, वो डिजीज़ नहीं कहलाएगी। मतलब वो जब तक जो भी डायनेमिक अफेक्शन है वो हमारी वाइटल फोर्स से नहीं इंटरेक्ट कर रहा है, जो भी रीअरेंजमेंट है वो डायनेमिकली अगर नहीं हो रहा है तो वो कैसा है, वो डिजीज़ नहीं है। एग्जाम्पल, हैनीमैन पॉजिटेड दैट ओनली हाई रिलेशंस ऑफ मेडिसिन कैन रेजोनेट विद द वाइटल फोर्स टू मैनिफेस्ट हीलिंग चेंजेस। तो देखो हैनीमैन सर ने क्या कहा कि सिर्फ और सिर्फ हाई डाइल्यूशंस, मतलब बहुत ज़्यादा जो डायनेमिक मेडिसिन है वो ही हमारे वाइटल फोर्स तक पहुँच सकती है और हीलिंग
कर सकती, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कोर्स ड्रग, तो देखो जो हम अगर क्रूड ड्रग देते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है। कोर्सर एंड क्रूडर फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स, crude drugs may temporarily address symptoms but do not penetrate to the root of chronic disease। तो देखो क्रूड ड्रग्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकती हैं, हमारी जो एक्सटर्नल जो भी चीज़ें हैं सिम्टम को वो थोड़ी देर के लिए सप्रेस कर सकती है, उसको पैलिएट कर सकती, बट क्या है हमारी जो रूट कॉज ऑफ क्रॉनिक इशू है वो उस तक कभी नहीं पहुंच सकती। क्यों? क्योंकि वो डायनेमिक नहीं है, वो क्या है मेटेरियलिस्टिक है। तो जहाँ मेटेरियलिज्म एंड होता है वहाँ उसका इफेक्ट भी एंड हो जाएगा, ठीक है। बट हमारी जो कॉज ऑफ डिजीज है वो कैसी है, डायनेमिक है, तो वो वहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं पाएगी। Course drug can temporarily affect the body but they do not create lasting or deep changes in health। तो देखो ये हमारी सिर्फ टेम्परली बॉडी पे इफेक्ट कर रही है, ठीक है। वो हमारी जो वाइटल फोर्स है, जो डायनेमिक रीअरेंजमेंट हुआ है उसे वो कभी सही नहीं कर पाएगी, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परली बॉडी को थोड़ी देर के लिए आराम दे सकती है, वो कभी भी लास्टिंग और डीप चेंजेस नहीं होगा, मतलब परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ नहीं हो पाएगा, ठीक है। कोर्स पॉइजन्स एंड एक्सटर्नल इफेक्ट्स, even strong poison may cause limited or temporary disturbance but do not penetrate deeply into the body's vital force। तो देखो यहाँ पे किसकी बात की गई, जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो कभी भी क्या वो कैसी है, मेटेरियलिस्टिक है, ठीक है। बट वो क्या है, वो लंबे समय तक किसी भी जो है हमारी बॉडी में डीअरेंजमेंट है उसे सही नहीं कर पाती है, और बाद में क्या सिम्टम रिटर्न हो जाते हैं या बहुत एग्रीवेट हो जाते हैं बाद में, ठीक है। और वो कभी भी उसे क्योर नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि वो हमारी वाइटल फोर्स तक पेनिट्रेट कर ही नहीं पा रही, ठीक है। उसे डीपली उस तक पहुंचना है, किसके, हमारी मेडिसिन को, अगर हमें वाइटल फोर्स को रीअरेंज करना है तो। इनविजिबल नेचर ऑफ डिजीज कॉजेज, ऑल डिजीजेस नोन टू मैन आर इन द फॉर्म ऑफ सिंपल सब्सटेंस। तो देखो हम जितनी भी डिजीज जानते हैं वो कैसी है, हमारे सिंपल सब्सटेंस के फॉर्म में। तो सिंपल सब्सटेंस हमारे लेक्चर 8 में मैंने डिस्कस किया है पूरा टॉपिक अच्छे से, आप जाके वीडियो देख सकते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। Diseases causes are subtle and cannot directly identified by traditional scientific measurements। देखो हम ये जो है डिजीज़ को किसी भी ट्रेडिशनल साइंटिफिक मेजरमेंट से नहीं डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि वो जो डिजीज़ हो रही है वो कैसी है, डायनेमिक है, इमटेरियल है, इनविजिबल है, ठीक है। Example, homeopathy explores treating disease based on subjective experiences of symptoms rather than just laboratory findings। तो देखो हम सिर्फ लैब फाइंडिंग्स नहीं देखते, हम क्या करते हैं, परसीव करते हैं उसकी डिजीज़ को कि किस फॉर्म में है, कैसे है, हमारी वाइटल फोर्स में कितना और कहाँ और कैसे डीअरेंजमेंट हुआ है, ये हम परसीव करके ही ट्रीटमेंट देते हैं। अल्टीमेट फॉर्म्स एंड देयर लिमिटेशंस, इफेक्ट वर्सेस कॉजेस। तो देखो इफेक्ट और कॉज में क्या अंतर है और क्या रिलेशंस है, ठीक है। एवरीथिंग दैट कैन बी सीन, फेल्ट और ऑब्जर्व इज बट एन अल्टीमेट। तो देखो हम जो भी चीज़ें देखते हैं, जो हमारी 5 सेंसेस के यूज़ करके जो हम समझ पा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, उसकी अल्टीमेट है, मतलब उसका एंड प्रोडक्ट है। शुरुआत कहाँ हुई थी, जब वो वायरस एंटर किया था हमारी बॉडी में, उसे हम देख पाए नहीं। चलो मान लो हमने माइक्रोस्कोपिकली देख लिया, बट वो जो डिजीज़ होने का जो तरीका था, जो पूरा प्रोसेस है, वो हम नहीं देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इनविजिबल है। वो जो डायनेमिक रीअरेंजमेंट हो रहा है वो इनविजिबल है, क्योंकि वो डायनेमिकली हो रहा है, ठीक है। वो मटेरियलिस्टिक नहीं है, और इस तरह से क्या है, हम उसे सिर्फ और सिर्फ परसीव कर सकते हैं, जो डिजीज़ कॉज होने की वजह है, ठीक है। हम उसे कभी भी देख नहीं सकते, और जो दिख रहा है वो क्या होता है, उसका एंड प्रोडक्ट होता है। सिम्टम्स आर इफेक्ट्स रेदर देन द रूट कॉज। अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइंग डायनेमिक इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट। तो देखो सिम्टम क्या होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, उसके इफेक्ट है, मतलब जो उसके बाद में परिवर्तन हुए वो सिर्फ वो अपने आप का जो चेंजेस है वो उसे शो कर रहे हैं, ठीक है। वो परिवर्तन दिखा रहे हैं, वो उसकी वजह नहीं है। सिम्टम वजह नहीं होते हैं, ठीक है। वजह क्या है, वो हमारी डायनेमिक डीअरेंजमेंट है, ठीक है। जो मॉर्बिड सब्सटेंस है, जो मॉर्बिफिक एजेंट है, वो है उसकी वजह, ठीक है। जो डायनेमिक इन्फ्लुएंस है वो है वजह डिजीज कॉज होने की। जो सिम्टम है वो सिर्फ क्या है, उसके इफेक्ट है, ओके। Example, a cough may illustrate an underlying allergy or viral infection, but treating only the cough does nothing for the real issue। तो देखो मान लो एक एग्जाम्पल है कि हम कभी भी कफ देखते हैं तो वो वायरल इन्फेक्शन या एलर्जी की वजह से हो जाता है, ठीक है। जो एलर्जिक पेशेंट है, जो आस्थमा पेशेंट है, उनमें एसिनोफिल ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, और उनकी काउंट मतलब उसमें चेंजेस आ जाते हैं, लैब फाइंडिंग्स में देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब क्या होगा कि उनमें मान लो कोई कफ है, कोई पेशेंट है जिसमें कफ का सिम्टम आ रहा है, तो क्या सिर्फ उसके कफ के सिम्टम को ट्रीट करने से क्या वो ठीक हो जाएगा? नहीं। वो क्या है, उसकी वजह क्या है, कफ फॉर्मेशन की वजह क्या हो रही है, उसका कॉज क्या है, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो हमें हमेशा क्या करना है, उसके अल्टीमेट को नहीं ट्रीट करना है, हमें हमेशा उसके
जो इशू है, जो रियल कॉज है, उसको ट्रीट करना है। अल्टीमेट्स रिफर टू द विजिबल एंड टैंगिबल इफेक्ट्स ऑफ डिजीज। तो देखो अल्टीमेट क्या होती है, वो एंड प्रोडक्ट है जो विजिबल होती है, जो टैंगिबल इफेक्ट होती है किसकी, डिजीज की। These can be observed and treated with a crude substance, but the deeper, more fundamental cause of disease are invisible and dynamic. तो देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, हमारी मेटेरियलिस्टिक डोज देख के, जो हम मदर टिंचर भी यूज़ करते हैं बहुत से केसेस में, क्योंकि वहाँ पे हमें मेटेरियलिस्टिक डोज की ज़रूरत होती है। तो जहाँ अल्टीमेट, जहाँ हमको एंड प्रोडक्ट देखने को मिलता है, हम पहले तो उसकी कॉज को रिमूव करना चाहेंगे, और जब अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको मेटेरियलिस्टिक डोज भी देते हैं। ठीक है। Temporary disturbance, outermost alone, is acted upon. Surface disturbances do not create true disease. They may only cause temporary discomfort. Example, taking an antacid might relieve symptom or heartburn temporarily but doesn't address underlying cause like poor diet. तो देखो इसका एग्जाम्पल क्या है कि अभी कोई भी मान लो सरफेस मतलब एक्सटर्नल हम कोई भी चीज़ को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, पर क्या वो असलियत में वो डिजीज़ है? नहीं, डिजीज़ तो कुछ और है, उसकी होने की वजह कुछ और, जो फंडामेंटल कॉज है वो कुछ और है। तो जब हम उसको टेम्परली कोई भी मेडिसिन देते हैं, उसको पैलिएटिव सप्रेस करते हैं, तो क्या उसकी कॉज ठीक हो जाती? नहीं, कॉज तो अभी भी परसिस्ट कर रही है, हम सिर्फ उसे सप्रेस करते हैं उस सिम्टम को, ठीक है, वो उसे ठीक नहीं कर सकता। तो देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, मान लो किसी को हार्ट बर्न हो रहा हो, किसी को एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी हो रही है, तो उसको एंटासिड, एसिलॉक वगैरह बहुत यूज़ करते हैं, कौन, ये एलोपैथ और पेंटॉक्सिक, तो ये सारी चीज़ें देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा इससे, टेम्परली क्या होगा, वो जो हार्ट बर्न है, वो जो एसिडिटी है, वो ठीक हो जाएगी, बट उसकी वजह तो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है ना। अब उसकी वजह हमारी पुअर डाइट, कोई मान लो कि खाना ही नहीं खाता है, पूरे पूरे दिन खाली पेट रहता है, तो उसको क्या है, ऑटोमेटिकली पेट में HCl तो बनेगा ना, वो तो बनना नहीं रुकेगा, तो क्या है उसकी वजह क्या हो गई, हमारी पुअर डाइट, ठीक है। तो हमेशा हमें क्या ट्रीट करना है, उसके अंडरलाइंग कॉज को, जो छुपी हुई वजह है, हमें उसे ट्रीट करना है। जो छुपा हुआ सिम्टम है, जो मतलब जिसकी वजह से वो सिम्टम आ रहा है, हमें उसे ट्रीट करना है, हमें उसे सिम्टम को नहीं ट्रीट करना, हमें उसके पीछे की कॉज को, उसकी वजह को ट्रीट करना है, ठीक है। क्रूड मेडिसिन एंड देयर लिमिटेड एक्शन, तो देखो क्रूड मेडिसिन जो है हमारी वाइटल फोर्स तक नहीं पहुंच पाती है, और इसलिए कभी कभी क्या है, हमारी वो जो डायनेमिक इन्फ्लुएंस है, जो उस डिजीज़ को नहीं क्योर कर पाती। क्रूड ड्रग्स कैन नॉट एड्रेस द रूट कॉज ऑफ डिजीज, दे मे टेम्पररी रिलीव सर्फेस सिम्टम्स बट दे डू नॉट अफेक्ट द डीपर इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ द डिजीज। तो देखो हमारी जो डिजीज़ है वो कैसी सीटेड है, हमारी वाइटल फोर्स में डायनेमिक रीअरेंजमेंट की वजह से हो रही है, और वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही है, जो रूट कॉज ऑफ डिजीज़ है वो वहाँ तक जा ही नहीं पा रही, इसलिए वो सिर्फ टेम्परली क्या करती है, हमारी जो सरफेस सिम्टम्स है उसे ही रिलीफ पहुंचाती है, वो डिजीज़ को ठीक नहीं कर पाती है। Potency and the dynamic nature of healing. Agency of medicines. Agency, which is an ultimate act upon the human economy curatively. True healing must come from the medicines that act on the same vibrational plane as the disease. तो देखो हमारी मेडिसिन को कैसे, कहाँ एक्ट करना चाहिए, जो एजेंसी वर्ड है वो क्यों यूज़ हुई है, ये एक पूरा एजेंसी क्या काम का होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब उस पर्टिकुलर जगह तक पहुँचना या पहुँचाना, या उस तक रीच पहुँचाना, अपनी मतलब पहुँच बढ़ाना, ठीक है। तो हमें कहाँ तक जाना है, हमें हमारी वाइटल फोर्स तक जाना है। तो क्या जो क्रूड ड्रग्स है या कोई भी ऐसी ड्रग है, वो उस प्लेन तक पहुंच सकती है जहाँ पे डीअरेंजमेंट हुआ है, जो वाइब्रेशनल प्लेन यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है, वो जो डीअरेंजमेंट वाला पार्ट है ना, जो डिसहार्मोनी है, जो उसमें उसकी लय में ऊपर नीचे हो गई है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, वहाँ तक सिर्फ हमारी डायनेमिक डोजेस ही पहुँचेगी, और उस वाइब्रेशनल प्लेन को हमें ठीक करना है ना। वो जो डिजीज़ है वो उसी की वजह से हुई है, ठीक है, वो जो डिजीज़ है वही है, ठीक है, जो डायनेमिक डीअरेंजमेंट हुआ है। तो वो जो डीअरेंजमेंट, मान लो ऐसे वेव्स बनी हुई है, नॉर्मल वेव्स कैसी होती है, हार्ट की PQRS कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब मान लो कि उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस हुआ, तो हमें PQRS कॉम्प्लेक्स में भी डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। अब हमें कहाँ पहुँचना है, जो वाइब्रेशनल प्लेन है, मतलब वो जो PQRS कॉम्प्लेक्स है, हमें वहाँ पहुँचना है उसको डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, जिससे कि हम उसे वापस से रीअरेंज करके नॉर्मल PQRS कॉम्प्लेक्स तक पहुँचाए, मतलब उसे हेल्दी कंडीशन में ले आए। तो इस तरह से क्या है, हमारी जो डोजेज है वो कैसी होगी, पोटेंटाइज होगी, तभी हम जो डायनेमिक प्लेन है डिजीज़ का वहाँ तक पहुँच पाएंगे। नेक्स्ट ईयर इट इज टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स रिवेल द डिजीज टू बी केयरफुली ऑब्जर्विंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग फिजिशियन. The physician must observe the complete set of symptoms to diagnose correctly. Example, in homeopathy, practitioners consider all symptoms, physical, emotional and behavioral, to find the right remedy. तो देखो हम होम्योपैथ क्या है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम लेते हैं, कंप्लीट पिक्चर बनाते हैं पेशेंट की, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें जनरल और पर्टिकुलर सिम्टम्स भी रिकॉर्ड करके, और हम पर्टिकुलरली कोई भी रेमेडी के कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, हम सिमिलर और सिमिलिमम का यूज़ करते हुए, ठीक है।
और हम क्या लेते हैं, सारे एस्पेक्ट को लेंगे एज अ इंडिविजुअल, हम पूरे होल पेशेंट को ट्रीट करेंगे, होल इकोनॉमी, होल ऑर्गेनिज्म को। हम पर्टिकुलर किसी एक ऑर्गन या उसकी पर्टिकुलर एक डिजीज़ को नहीं ट्रीट करते हैं, हम उसके कॉज को ट्रीट करते हैं, एज अ होल लेते हैं। फिजिकल, इमोशनल और जो जितने मेंटल सिम्टम है हम सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं। द केस ऑफ सल्फर, अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ हाउ मेडिसिन एंड हायर पोटेंसीज वर्क एट डीपर लेवल्स विद इन बॉडी। तो देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है सल्फर का। वहाँ पे क्या हो रहा है कि हम मान लो किसी को बॉडी में सोरा मियाज़म प्रेजेंट है, क्योंकि ये एक एंटीसोरिक मेडिसिन है, तो वो क्या करेगी, उस सोरा मियाज़म को हटाएगी या उसको ठीक करेगी, और वहाँ पे जो डायनेमिक रीअरेंजमेंट है उसे वापस से रीअरेंज करते हुए हमारी वाइटल फोर्स को वापस से हमें हेल्थी कंडीशन पे ले आएगी। तो इस तरह से जो हायर पोटेंसीज है वो वहाँ तक जाके वर्क करती है, और इसलिए हमें क्या है, हमेशा पोटेंटाइज मेडिसिन ही देनी है। Experience with potencies. A physician shares personal experience with testing various potencies. तो देखो हमारे पास अलग अलग पोटेंसीज क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि हमारे जो डायनेमिक इन्फ्लुएंस है वो भी अलग अलग इंटेंसिटी का है। मान लो कोई छोटा गुंडा है, कोई बड़ा गुंडा है, तो बड़े गुंडे को मारने के लिए बड़े पुलिस वाले को भेजना पड़ेगा, बड़ी फोर्स लगानी पड़ेगी, मतलब ज़्यादा डायनेमिक डोजेस हमें देने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर छोटा गुंडा है तो वो छोटे मोटे में ही काम हो जाएगा उसको, तो उसके लिए लोअर पोटेंसीज का यूज़ करेंगे। तो कहाँ पे हमें कितनी पोटेंसी यूज़ करनी है ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। Chronic versus acute diseases. Acute diseases can sometimes be treated with the crude or low potency drugs, but chronic disease require dynamic treatment with potentized remedies. तो देखो acute disease में कभी कभी हमें क्या है, लोअर पोटेंसी या क्रूड जो है या बहुत ही हाई पोटेंसी भी देते हैं, ठीक है, किसमें, क्रोनिक केसेस में, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि क्रॉनिक केस की हमारी जो कॉज होती है वो कैसी होती है, बहुत ज़्यादा डायनेमिक होती है। अब एक्यूट में क्या होता है, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स से भी जो है एक्यूट एक्सक्रीवेशन हो सकता है। मैंने फंडामेंटल और मेंटेनिंग कॉज अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया, आप जाके समझ सकते हैं एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज़ को समझने के लिए। तो इसलिए हमें क्या है, पोटेंटाइज रेमेडीज देनी होती है, ठीक है, किसमें, क्रॉनिक के केसेस में। Dynamic actions of true healing. Dynamic changes in treatment. True disease cannot be established except through the dynamic changes. Disease must originate from deeper, more substantial shifts in the body's dynamic rather than merely from physical injuries or toxins. The key to curing disease is not the quantity of medicine but its quality, its ability to resonate dynamically with the disease. तो देखो हमें कैसा ट्रीटमेंट करना है, हमेशा जो डायनेमिक चेंजेस हो रहा है, कैसे जो ट्रू डिजीज़ की वजह से, जो भी असली डिजीज़ क्या होती है, जो डायनेमिक है, ठीक है, जो इनविजिबल इमैटेरियल फोर्स की वजह से हो रही है, वो हमारी ट्रू डिजीज़ है। तो देखो हमें कोई भी मेडिसिन जब देनी होती है तो हमें क्या करना है, हमारा एम क्या होना चाहिए, कोई भी बाहरी चीज़ों को हमें ट्रीट नहीं करना, हमें उसके इंटरनल कॉज को ट्रीट करते हुए जो ओरिजिन है उसका, जो डिजीज़ का ओरिजिन कैसा है, हमेशा डीपर होता है, मतलब जो हमारी सब्सटल और जो हमारा सिंपल सब्सटेंस है उस फॉर्म में होता है, तो हमें उससे ही ट्रीट करना है। सिमिलर की टू होम्योपैथी, सिमिलैरिटी इन क्वालिटी, इन पावर, इन प्लेन। तो देखो हमें जो हमारी रेमेडीज़ होती है वो कैसी होती है, सिमिलैरिटी इन क्वालिटी, मतलब जो सिम्टम आएंगे वो सेम क्वालिटी के आते हैं, किसमें, जो हमारी डिजीज़ होती है, डिजीज सिम्टम, और जो हमारी ड्रग पिक्चर जो है वो आपस में मैच करते हैं, तो क्वालिटी सेम हो गई। इन पावर मतलब उसकी इंटेंसिटी, मान लो कि हमारे वाइटल फोर्स में थोड़ा रीअरेंजमेंट है तो हम कैसी लोअर पोटेंसी देंगे, ठीक है। और इस तरह से मतलब सेम इन पावर, मतलब पावर में भी, प्लेन में भी, क्योंकि हम डायनेमिक दे रहे हैं, मतलब हम पोटेंटाइज दे रहे हैं डायनेमिक इन्फ्लुएंस को हटाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, वो सिमिलर होती है। तो प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी मतलब लाइक और लाइक हमेशा याद रखना, वो कैसा है, हमें नेचर ऑफ डिजीज़ को समझना है और उसकी हीलिंग इफेक्टिवनेस, हमारी मेडिसिन की पोटेंसीज, हमें सब कुछ जानते हुए ही उस डिजीज़ को ट्रीट करना है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट रिलाइज ऑन द लॉ ऑफ सिमिलर्स। तो हमारा जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है वो किस पे रिलाई करता है, हमारा जो लॉ ऑफ सिमिलर्स मतलब सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर है, हमारा पूरा ट्रीटमेंट उसी पे बेस्ड है, ठीक है। हियर इज द कंक्लूजन ऑफ लेक्चर 11 ऑफ आवर जेटी कैंट। Hahnemann emphasizes the importance of treating disease dynamically by using potentized remedies that resonate with the inner immaterial nature of the disease. तो देखो हमारा ये जो लेक्चर है उसका पूरा सार क्या था, उसका पूरा सिनॉप्सिस क्या है कि हम जो डिजीज़ है वो कैसी है, वो डायनेमिक है, तो हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो भी कैसे दे रहे हैं, डायनेमिक फॉर्म में दे रहे हैं। हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं, रेमेडीज़ को पोटेंटाइज फॉर्म में एडमिनिस्टर करते हुए। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।